नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों प्रारंभ हो गया है, शुरुआत हो गया है प्रहार बैच का। किसका? प्रहार बैच का। और ये दिलाएगा आपको वर्दी, ठीक है। और ये सेट नंबर आपका 2 है। इसका पहला क्लास सेट नंबर 1 आ चुका है, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और प्ले लिस्ट भी अलग आपको बना दी है, ठीक है। बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिए हैं। नया बैच आपका ये शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत ये फुल प्रैक्टिस सेट का ये दूसरा क्लास है और 2 बजे वाला क्लास भी आप लोगों का शुरू हो चुका है, जिसमें एनसीईआरटी का जो है अभी बायोलॉजी 10वीं कक्षा का शुरू हो गया है, ठीक है। सभी चीज को हम साथ में लेके चलेंगे, एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे और आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे, इसका गारंटी है, ठीक है। इस बार वर्दी हमारा होगा और 100% हम लोग लेके रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, इस वीडियो का इस प्रैक्टिस सेट का जो टारगेट दोस्तों जो है 70 प्लस है। 70 प्लस करने का कोशिश सभी लोग जरूर करना। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना। सभी प्रश्नों को मैंने अच्छे से समझाया है, चाहे मैथ का प्रश्न हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कोई भी प्रश्न आपको जो है नहीं छोड़े हैं। सारा प्रश्न आपको अच्छे से इसमें समझाए हैं। फुल मॉक टेस्ट, फुल प्रैक्टिस सेट, फुल सॉल्यूशन के साथ यहां पे आपको ये करवा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रहार बैच का क्लास है, ये भी यहां से ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो था दोस्तों, उसके मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपको पूछा गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना, ये BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। मसौदा के जगह पे आपको कई बार क्या होता है, तो याद रखना प्रारूप समिति देता है। क्या देता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको जो है पूछा जाता है, प्रारूप समिति। तो ये आपको ध्यान रखना है, मसौदा समिति रहे चाहे प्रारूप समिति रहे, इसके अध्यक्ष जो थे याद रखना BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सी यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, मसौदा में और प्रारूप में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहां पे क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे कि मारवा यहाँ पे जो है मारमा गोवा, क्या है? मारमा गाओ पतन जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मरवा गोवा आपका होता है, मारवा गाओ यहाँ पे अलग अलग आपको शब्द में रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना, ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये पतन की बात यहाँ पे आया, एक पारादीप दोस्तों पतन है, बंदरगाह है जो आपको उड़ीसा में है, ठीक है। तूतीकोरिन अगर पूछे कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में है। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन से असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? यानी कि कौन सा एक नृत्य है इसमें जो असम का नहीं है? किसका नहीं है? असम का नहीं है। तो देखिए बिहू तो बहुत परिचित है, प्रसिद्ध असम का है, सही है ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बंगूर रंबा जो दोस्तों ये भी आपका असम का है, ठीक है। ये सतारिया नृत्य, ये भी आपको कई बार बताएं कि असम का लोक नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन ये जो मंदजास देख रहे हैं, ये मंदजास दोस्तों याद रखना, ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। सी जो है जम्मू कश्मीर होगा, मंदजास, इसे लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों किसे सौंपा गया है? यानी कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो याद रखना, ये ए हो जाएगा, केंद्र सरकार। क्या होगा? ये केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना। अब पॉइंट यहां से नोट करना, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि कितने अनुच्छेद के तहत ये बनाया जा सकता है, तो याद रखना ये 248 के ए के तहत ये बनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहां से याद रखना, ठीक है। और ये जो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि अवशिष्ट जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक शक्तियों के द्वारा जो एक व्यवस्था बनाया जाता है, शक्तियां प्रदान की जाती है, बनाया जाता है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि सीधा सीधा पूछे कि संघीय सरकार कहां से लिया है, तो कनाडा के संविधान से लिया है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा यहाँ पे कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कब? बिहार में पहली चीनी मिल जो दोस्तों कब स्थापित हुआ था, ये प्रश्न यहाँ पे देखिए, कब नहीं है, कहाँ है, ठीक है। कब भी आपको याद रखना है, वो भी बताएंगे। ये कहाँ स्थापित हुआ था? 5 का राइट आंसर याद रखना, कहाँ होगा? ये बेतिया में।
पहली अगर पूछे दोस्तों ये बेतिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पहली यहां पे जो किया गया था ये 1840 ईस्वी में किया गया था डच के द्वारा। किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? डचों के द्वारा दोस्तों इसका जब प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अगर देखिए ये हालांकि ज्यादा सफल नहीं रहा, और प्रश्न आपको अगर पूछे कि बिहार में पहला सफल चीनी मिल कब स्थापित किया गया था, तो वो 1903 ईस्वी में स्थापित किया गया था मढ़ौरा में। कहां पर? मढ़ौरा में। ये भी पॉइंट याद रखना। देखिए मढ़ौरा का चीनी मिल की स्थापना कब हुआ? 1903 में हुआ। और बेतिया में जो पहला लगाया गया था वो 1840 में डच के द्वारा। और पहला सफल चीनी मिल पूछे बिहार में कहां लगाया गया, तो मढ़ौरा में लगाया गया। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अस्थायी सदन है, याद रखना। ठीक है, तो इसे जो है समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, ये प्रावधान है। तो ये प्रावधान याद रखना। सो ये मंत्री परिषद अगर सलाह दे देगा कि राष्ट्रपति को कि लोकसभा को जो है भंग किया जाए, तो ये कर सकता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ये मंत्री परिषद के बिना सलाह के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद दोस्तों याद रखना, खास करके ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब बोलेंगे सर यहां पे लोकसभा तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये संसद जो देख रहे हैं यही है। ठीक है, यानी कि ये संसद के प्रति जो है उत्तरदायी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब बोलेंगे सर सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी में जो लगा दिया है ये अध्यक्ष लगा दिया है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अध्यक्ष नहीं रहता तब आंसर सी होता। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? याद रखना ये इसका राइट आंसर ये उपयुक्त में से किसी के प्रति, यानी कि किसी को अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि संसद देखिए राज्यसभा, देखिए अभी तुरंत बताएं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मंत्री परिषद के सलाह पे राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, ये किसी को अधिकार नहीं है। राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है। कौन सा सदन है? अस्थायी सदन है, ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए इसे कोई जो है यानी कि भंग नहीं कर सकता है। ये प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछे आपसे तो इसका राइट आंसर डी मारना है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राज्यसभा के हालांकि सदस्य का कार्यकाल अगर पूछे, सदस्य लगा के अगर पूछे, तब इसके कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? यानी कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखना। प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि वह शासिका का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। याद रखना ये रजिया सुल्तान ही है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहां से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 10 का दोस्तों बी हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। याद रखेंगे विश्व विकास रिपोर्ट क्या है? विश्व विकास रिपोर्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहां से ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा दिया यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? मतलब क्या राज्य में जो विधानसभा होता है उसके निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कितने अनुच्छेद में है? तो ये कितने अनुच्छेद में है? तो याद रखना ये 170 अनुच्छेद में। कितने? 170 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहां से याद रखना। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा होता है उसी प्रकार से राज्य में दोस्तों क्या होता है? विधानसभा होता है। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होता है उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है? तो विधान परिषद होता है। हालांकि विधान परिषद वाला टोटल 6 ही राज्य है। ये भी पॉइंट यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है?
कौन सी दोस्तों नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? सीधा प्रश्न है, क्या होगा इसका राइट आंसर यहां से? तो याद रखना ये कावेरी नदी हो जाएगा। क्या होगा? ये कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना। अब यह भी पॉइंट आएगा कि इसकी ऊंचाई कितना है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई याद रखना ये 98 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये यहां से याद रखना। और यह भी याद रखना अगर पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ, तो 1902 में इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नवपाषाण संस्कृति का स्थल नहीं है? नवपाषाण संस्कृति का स्थल दोस्तों यहाँ पे कौन सा एक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कुंतासी। क्या होगा? ये कुंतासी, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गुजरात में दोस्तों ये पड़ता है, मोरबी जिला में। कहां पे पड़ता है? मोरबी जिला में पड़ता है, याद रखना। एक सैंधव स्थल है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, नवपाषाण संस्कृति का स्थल ये नहीं है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए भारतीय राज्य जितने भी है उसके सरकार जो होते हैं उसमें आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है बिक्री कर। क्या होता है? बिक्री कर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिक्री कर यहां से याद रखना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? क्या पूछा जा रहा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना ये कुंची कल है। क्या है? कुंची कल दोस्तों याद रखना, ये जोग या गरसप्पा आप गलती से मत मार देना, ठीक है। कुंची कल है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जिसकी ऊंचाई पूछे तो याद रखना ये 455 मीटर है। कितना है? 455 मीटर है। अगर ये पूछे किस राज्य में है तो याद रखना ये कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये किस नदी पे है तो याद रखना ये वराह नदी पे है। ये जो 3 पॉइंट लिखा है लिख देना, ठीक है, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल हो जाएगा, जो कहां है? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितना है? 455 मीटर है। और ये किस नदी पे है? तो वराह नदी पे। ये 5 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो ये जलप्रपात आपको क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व विरासत स्थल नहीं है? कौन यहां पे विश्व विरासत स्थल में नहीं आता है? 16 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा आदमगढ़। क्या होगा? ये आदमगढ़, ऑप्शन यहां से जो है सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आदमगढ़ शिलाश्रय जो है ये आपका एक विश्व विरासत स्थल में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी भीमबेटका हो गया जो मध्य प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र, आगरा का किला, ये सभी आपको विश्व विरासत स्थल में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? एपेक। क्या पूछा जा रहा है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि एपेक क्या है। तो एपेक दोस्तों याद रखना एक एशिया का जो है सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग का जो है एक संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना याद रखना 1989 में किया गया था, और वर्तमान में इसमें टोटल 21 सदस्य देश है, ठीक है। 21 सदस्य है, ये भी यहां से याद रखना, ठीक है। इतना पॉइंट समझ गए। एक और पॉइंट याद रखना, इसकी अगर पूछे हेड क्वार्टर कहां है तो ये सिंगापुर है। कहां है? सिंगापुर इसकी हेड क्वार्टर है। तो ये पूरा डिटेल जो आप बता रहे हैं ये सभी नोट करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एपेक का स्थापना 1989 में, इसमें टोटल 21 सदस्य देश है वर्तमान में, ठीक है। इसकी अगर पूछे कि हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां है एपेक का, तो सिंगापुर में, ठीक है। इतना पॉइंट याद हो गया। अब पूछ रहे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एशिया यहाँ पे जो है पैसिफिक, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर ये डी में है दोस्तों, यहां से डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहां से याद रखेंगे। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख दोस्तों करें कि नहीं किया गया है? तो ध्यान रखना संगम साहित्य में जो है चेर का, चोल का और पांडे को ही शामिल किया गया। बाकी याद रखना ये जो कदम देख रहे हैं कदम, इसका उल्लेख याद रखना आपको संगम साहित्य में नहीं किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका गलत है। चेर, चोल और पांडे ये सभी संगम साहित्य में इसका वर्णन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित जो है चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ दोस्तों पाटलिपुत्रा में, ये किससे बना हुआ है? तो याद रखना ये लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पटना में कहां स्थित है तो ये वर्तमान में कुम्हरार में दोस्तों स्थित है, ये भी पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहां पे है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब किया गया? देखिए 3 राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ,
पहला जो है आपको छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य की जो स्थापना हुआ ये 2000 ईस्वी में ही हुआ था। तो पहला दोस्तों ही छत्तीसगढ़ है, पहला आपको हुआ था 1 नवंबर, फिर आपको हुआ था उत्तराखंड, फिर आपको दोस्तों हुआ कौन, झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था। ये जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, याद रखना ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश से। और ये 2000 ईस्वी में 1 नवंबर को, ये भी पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ, तो याद रखना मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण जो दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। बताइए सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये दोस्तों जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है। ये विदिशा में जो है वहां पे एक जगह है, वहीं पे स्थित है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? ये कहां हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर ये दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो याद रखना ये चिश्ती संप्रदाय। किससे हो जाएगा? चिश्ती संप्रदाय से। ये भी पॉइंट आपको पूछा जाता है। एक सूफी संत ये थे, ठीक है, सूफी संत एक थे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 23 का राइट आंसर बताइए। तो अर्जुन पुरस्कार जो दोस्तों दिया जाता है, ध्यान रखना, अर्जुन पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है खेल के उत्कृष्टता के क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये आपको पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार में टोटल राशि अभी वर्तमान में कितना दिया जाता है, तो टोटल 15 लाख राशि आपको इसमें दिया जाता है एक मुश्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, रंजीत सिंह क्या है? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो दोस्तों ये किससे प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जो दोस्तों रंजीत सिंह ने प्राप्त किया था, ये किससे प्राप्त किया था? बहुत ही दिलचस्प दोस्तों ये कहानी है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 24 का ए हो जाएगा, ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। शाह शुजा दोस्तों याद रखना काबुल के दोस्तों जो है एक विस्थापित शासक था, यानी कि काबुल का शासक हुआ करता था, जो दोस्तों जो है रंजीत सिंह को जो है इन्होंने प्राप्त किया था, यानी कि इससे प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, भेंट में दिया था, ठीक है। रंजीत सिंह पंजाब का शासक था और ये शाह शुजा ने दोस्तों जो है काबुल का जो शासक था, तो इसको भेंट में दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि लॉर्ड वेलेजली क्या है? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार का क्या नाम था? यानी कि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि चलाया गया था, उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार दोस्तों याद रखना क्या होगा, ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन यहां से जो है ए करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। वेलेजली का शासन काल अक्सर पूछ लेता है, याद रखना ये 1798 से लेकर के ये 1805 ईस्वी तक था, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक दोस्तों पूछा जा रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया, तो ये 1814 ईस्वी में किया गया था, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही दोस्तों जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया गया। पॉइंट यहां से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ, अभी तुरंत बताएं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, थोड़ा सा नोट करेंगे, हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन अगर पूछे कौन सा था, तो ये ब्रह्म समाज ही था, ठीक है, ब्रह्म समाज ही था, ध्यान रखना। इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा पूछे किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कहां किया गया था? कोलकाता में किया गया था। कहां पे? कोलकाता में दोस्तों किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों याद रखना इसका पीडीएफ जो है प्रहार बैच में आप लोगों को 8 बजे से 9 बजे के बीच डेली हम दे देते हैं, रात में ही, ठीक है। उसको बना के आप लोगों को यहाँ पे फिर जो है वीडियो के माध्यम से पूरा डिस्कशन देखना है, आंसर मिलाना है, ठीक है। और स्कोर कितना आ रहा है कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। प्रहार बैच आपको इस बार दिलाएगा दोस्तों नौकरी, इस बार दिलाएगा आपको एग्जाम में रिजल्ट, ठीक है। ये 100% लिख के ले लो, बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। जीएसटी का पूरा अर्थ जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए ऑप्शन में कभी कभी क्या करेगा तो GOOD दे देगा, ये गुड का मतलब अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन GOODS अगर लगा देगा तो ये गुड्स का मतलब होता है वस्तु, क्या होता है, ये वस्तु होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां से याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में आपको अगर देगा तो ये गुड्स लगा देगा। यहां पे देखिए लिखा है ना सी में गुड्स लगा हुआ है, तो इसलिए ये आपका यहां से होगा, लेकिन यहां से कभी कभी क्या करेगा तो गुड लिख देगा ओनली, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब यहां पे जीएसटी की बात आया, इसका राइट आंसर यहां से ए होगा। तो जब जीएसटी की बात आया, अगर पूछे भारत में से कब लागू किया गया, तो ध्यान रखना इसे भारत में जो दोस्तों लागू किया गया ये 2015 में। कब, 2015 में दोस्तों ये लागू किया गया था, एक जुलाई को। कब, 1 जुलाई को दोस्तों ये किया गया था। तो ये सब पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा, पहला राज्य था असम लागू करने वाला, दूसरा राज्य अपना बिहार ही है, जो कि पिछले बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। नर्मदा नदी माध्यम यानी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और गुजरात की भी जीवन रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी भी है, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये पॉइंट आपको बता रहे जो कि आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती, ये प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, ये अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखना, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ये गिरती कहां पे है, तो याद रखना ये अरब सागर में जाके गिरती है, अरब सागर में। पॉइंट यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है किसके द्वारा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है अपना ही भारत में है, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है उसका, सुंदरवन डेल्टा नाम है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए यहां से याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको पूछा जाता है घुमा घुमा के ये प्रश्न को कई बार। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे कर कि लावनी, क्या यहाँ पे है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। लावनी जो है कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहां का, महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। महाराष्ट्र यहां से याद रखना, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, याद रखेंगे, ठीक है। लावनी महाराष्ट्र का। तमाशा पूछे, तमाशा भी कहां का है, तो महाराष्ट्र का ही है। तमाशा एक प्रश्न पूछा जाता है, तमाशा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि डैश भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सबको अब बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में पूछ रहा है इस ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि के अलावा और क्या आता है, तो मत्स्य पालन, ठीक है, वन आ गया, ठीक है, मछली पालन, ये सभी याद रखना कृषि के अंतर्गत ही आता है। बैंकिंग जो आप देख रहे हैं, ये बैंकिंग ये सेवा क्षेत्र के अधीन आता है, यानी कि ये तृतीय सेक्टर के यानी कि नियंत्रण में आता है, तृतीय सेक्टर में आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग का जो है किस नाम से जाना जाता है। हरा रंग को किस नाम से जानते हैं, तो पत्तियों में जो हरा रंग है किस नाम से जानते हैं इसे, याद रखना इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो याद रखना ये मैग्नीशियम पाया जाता है। 2 बजे वाला क्लास में जो एनसीईआरटी अभी पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का प्रहार बैच में, उसमें ये प्रश्न आपको बताए हैं, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, हवा में करें कि जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है कौन सी गैस है। हवा मतलब क्या, एक वायुमंडल की बात कर रहा है। तो हवा में दोस्तों होता है, वायुमंडल में जो होता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नाइट्रोजन बोलेंगे सर कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखना ये लगभग 78% नाइट्रोजन ही होता है। कितना होता है, लगभग 78% जो है नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन है 21% के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03 के साथ। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन याद रखना ये सूर्य में पाया जाता है। किसमें, सूर्य में पाया जाता है। अगर तारा में भी पूछे, तारा में भी अगर पूछे तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो है हाइड्रोजन कहां होता है, तो ये सूर्य और तारा में पाया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य भी एक स्टार ही है, तारा ही है, ध्यान रखेंगे। चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक मैथ का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए आप लोग मैथ से घबराएंगे नहीं, क्योंकि 10 के आसपास मैथ आपको पूछेगा और आपको इतना पढ़ा देंगे प्रहार बैच में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वहां पे पढ़ाने की चैप्टर वाइज पढ़ाना है, तो उसमें इतना पढ़ा देंगे कि आप 10 में से 10 मैथ भी कर लेंगे, ठीक है। आप घबराइए नहीं अभी, लेकिन सेट प्रैक्टिस में भी मैथ को आपको जो है रिविजन करते जाना है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है।
कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो इसके लिए तो आपको जो है गोली की संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गोली की संख्या बराबर यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका जो राइट डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ से दोस्तों जो है 4/3 पाई आर क्यू। आर यहाँ पे देखिए पहला दिया है 3, ठीक है, 3 का क्यू हो जाएगा और नीचे में देखिए 1 सेंटीमीटर, इससे भाग दे दीजिए, यानी कि 4/3 और पाई और यहाँ से जो है 1 का क्यूब, ठीक है। देखिए 4/3 कट गया, पाई और पाई कट गया, 1 पे पावर 3 है तो 1 ही हो गया और 3 पे पावर जो है 3 का मतलब 27 हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि यदि एक पेन जो है 16 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि अगर 16 रुपया में एक पेन को आप बेच रहे हैं तो जितना हानि होता है और उसके हानि का जो प्रतिशत होता है उसके बराबर है आपको क्या, तो क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अगर हम लोग मानेंगे x दोस्तों, तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड में जाएगा, ये आपको द्विघात समीकरण में लेके तब चला जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको बनाएंगे कैसे, देखिए एक विधि से नहीं, मैथ आपको बहुत सारे विधि से बनाता है और हम आपको ऐसा विधि बताएंगे जो आपको समझ में आएगा और आप एग्जाम में इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य ही मान लेते हैं, ऑप्शन ए से ही मान के चलते हैं। मान लेते हैं सीपी दोस्तों आपको कितना है, तो ये 20 मान लेते हैं, ऑप्शन नंबर पहला मान लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सीपी हम मान लिए, क्रय मूल्य मान लिए 20। अब बेचा कितना में जा रहा है, 16 रुपया में, एसपी कितना हो गया इसका, 16 रुपया हो गया, ठीक है, 16 रुपया आपको एसपी हो गया। अब यहाँ पे कितना देखिए, खरीदे हैं यहाँ पे दोस्तों जो है 20 रुपया में और बेचे हैं 16 रुपया में, तो स्वाभाविक है 4 रुपया का हानि हो रहा है आपको। तो हानि प्रतिशत मतलब आपको यहाँ से दिया है, हानि प्रतिशत जो होता है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी कि 20 के बराबर होना चाहिए अगर आप ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से, हानि प्रतिशत यहाँ पे दोस्तों जो है कितना, हानि कितना हो गया, 4 रुपया का हुआ, तो हानि प्रतिशत 4 गुना यानी कि 100, यानी कि हानि गुना 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ से जो क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो यहाँ से बट्टे में 20 हो जाएगा। काटिए इसको, 4 पंचे 20 और 5 दुना यहाँ से 10, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि 20% क्या निकला, हानि प्रतिशत निकला। मतलब कि सीपी भी दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 और हानि प्रतिशत 20, और ये ऑप्शन यानी क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि इसका हानि प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो हो गया कि नहीं, यानी कि प्रूफ हो गया ना कि एक सही है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे और इसको बनाएंगे आप लोग कॉपी पे, ठीक है, अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, इससे आपको बेहतरीन तरीका से जल्दी दोस्तों नहीं बताएगा कोई, ठीक है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग दोस्तों क्या है यहाँ पे बताइए, पृथ्वी के दोस्तों कितना भाग लगभग पानी से ढका हुआ है, ये प्रश्न यहाँ पे है सीधा। तो ए याद रखना 2/3 है, ठीक है, ये ध्यान रखना 2/3 दोस्तों आपको क्या है, तो पृथ्वी जो है पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ से याद रखना ये जो है आपको सी यहाँ से राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भारी जल वह जल है दोस्तों जो क्या होता है बताइए। तो भारी जल दोस्तों याद रखना इसकी फार्मूला होता है D2O, इसका भार होता है 20 टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जल होता है, किस प्रकार की जल होता है, ठीक है। 38 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, वही आपका दोस्तों भारी जल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन का D2 जो यहाँ पे लिखे लिए, यानी कि ये ड्यूटेरियम हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है कि नहीं, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, ठीक है, तो उसी में से एक समस्थानिक आपका है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका क्या है, तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। रॉकेट में ये मंदक के रूप में भी कार्य करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है ये क्या होता है, फटाफट बताइए। तो डीएनए का पूर्ण रूप दोस्तों आपका सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ से सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए लंबी की बात कर रहे हैं, सबसे लंबी हड्डी जो दोस्तों मानव शरीर की है वो है फीमर। क्या है, फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। एक सामान्य मनुष्य में या वयस्क मनुष्य में अगर पूछे कितने हड्डी, तो टोटल 206 होता है, और बच्चा में पूछे कितना होता है तो लगभग 300 हड्डियां होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी जो होता है वो आपको स्टेपीज होता है, जो कि कान में 200 हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे फिजिक्स का है, क्या पूछ रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब है,
एक आपके पास 100 वाट का बिजली का बल्ब है जो 10 घंटे जले तो बिजली की जो है खर्च कितना होगा, कितना यूनिट आपको उठेगा बिल। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जितना वाट का रहेगा उससे गुना करेंगे हम लोग, किससे गुना करेंगे, जितना घंटा चला रहे हैं, और कितना बल्ब है, एक ही बल्ब है, एक से यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है, और बट्टे में 1000 से भाग देंगे, यूनिट आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब घर का भी बिल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए एक एक को गुना करेंगे, एक यानी कि 1 यूनिट दोस्तों आपको यहाँ से निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से याद रखेंगे। चलिए पानी का अधिकतम घनत्व पूछ रहा है, पानी का अधिकतम घनत्व आपसे पूछ रहा है कितना होता है, तो कितना होता है, 4 डिग्री सी होता है, 4 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉइंट यहां से नोट करना, 100 डिग्री पे इसका क्वथनांक होता है, क्या होता है, क्वथनांक होता है, और ये 0 डिग्री पे इसका हिमांक होता है। पानी का अगर हिमांक पूछे कितना डिग्री तो ये 0 डिग्री, और पानी का क्वथनांक पूछे कितना डिग्री तो 100 डिग्री। पानी का अधिकतम घनत्व पूछे कितना तो ये 4 डिग्री सी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर पट्टी में दोस्तों जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब बोलेंगे सर कि ऑक्सीजन जो है होता है लेकिन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखने लगभग 46.46%, 46.46% हालांकि होता है, ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा पृथ्वी के भूपर पट्टी में दोस्तों पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, मानव शरीर में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो ये भी याद रखना ऑक्सीजन ही होता है। वायुमंडल में पूछे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व होता है तो वो नाइट्रोजन होता है। अगर पूछे कि दोस्तों कि सूर्य और तारा में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होता है तो उसमें हाइड्रोजन होता है। तो ये पॉइंट सब आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो है मैथ का है। मैथ से कोई भी घबराएंगे नहीं, समझेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे अभी से। ठीक है, आपको हालांकि पढ़ाएंगे प्रहार बैच में, आपको चैप्टर वाइज उसमें पढ़ाएंगे बेसिक से लेके एकदम सवाल अच्छे से। ठीक है, देखिए एबीसी का औसत 45 है, एबीसी का औसत 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना यहाँ पे नंबर है, 3 है, ए बी सी 3 नंबर है, 3 से इसमें गुना करेंगे टोटल निकल जाएगा। तो 45 गुना 3 आप पहले कर लीजिए, कितना निकल जाएगा, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, यानी कि 135 निकल गया टोटल। अब क्या कर रहा है, ए प्लस बी का औसत भार 40 है, तो ए प्लस बी का जब औसत भार 40 है तो यहाँ पे गुना करेंगे 2 क्वांटिटी से, यानी कि 2 का कह रहा है यहाँ पे औसत भार 40 है तो 2 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुना 2 करेंगे तो 80 हो गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहे कि बी और सी का औसत भार 43 है तो सेम आप कर लीजिए, बी और सी का 43 गुना 2 करेंगे तो कितना निकल, 43 गुना 86 निकल गया। अब क्या करें, बी का भार कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी का भार आपसे मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है बी का भार मांग रहा है ना, अगर हम लोग ये जो है BC का मान अगर हम लोग रख देंगे यहाँ पे, ये इसमें रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, BC का मान अगर यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो 135 में से 86 को घटाना पड़ेगा, 135 में से 86 को घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 135 में से 86 को घटा लीजिए, 86 को घटाएंगे तो आपको 49 आ जाएगा, घटाना यहाँ पे। ठीक है, हम कर रहे थे डायरेक्ट, 49 आ गया। 49 जो आया तो ये BC का, देखिए BC का मान रखे थे ना, यानी कि A बराबर आपको कितना निकल गया, 49 निकल गया। और देखिए A प्लस B का भार कितना है, 80 है, B का भार मांग रहा है, A का भार आपको निकल गया कितना, 49। ये 80 में से अगर हम लोग 249 घटा लेंगे, B का नहीं निकल जाएगा, 49 घटा लीजिए, कितना हो गया यहाँ से आपका 32, यहाँ से सॉरी 31 घटेगा ना, 31 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 80 में से 49 गया, 31 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B का भार कितना हो जाएगा, 31, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, सूर्य के प्रकाश को धरती पर जो है पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है। याद रखना ये आपको 8 मिनट 50 सेकंड के आसपास, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कभी कभी 8 मिनट 30 सेकंड रहेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। यही अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रमा के प्रकाश कितना देर में पहुंचता है पृथ्वी पे, चंद्रमा का प्रकाश मात्र 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किसकी मात्रा। यानी कि स्टील है जिसमें आपको कठोरता और करना है, कठोर और करना है, तो उसमें याद रखना कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाएगा। किसकी मात्रा बढ़ाया जाएगा, कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है किसके लिए। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक जो है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग होता है दोस्तों, डी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। डी जो है आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे।
चलिए यहाँ पे देखिए बहुलक वाला सवाल है, क्या है, बहुलक वाला सवाल है। बहुलक का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा याद रखना, जो अधिक बार आएगा, जो जितना बार ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 तो देखिए आपको जो है 2 बार आया है। 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर एक 3 है, इधर एक 3 है, मात्र 2 बार आया है। इसी प्रकार से ये 2 देखेंगे तो 2 आपको जो है इधर भी है, ये 1 हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे एक 4 बार था। 2 जो आया है 4 बार आया है। अगर यहाँ पे 1 आपको देखेंगे तो 2 बार आया है, 5 देखेंगे तो 5 भी 2 बार आया है, 4 देखेंगे तो आपको नहीं, यानी कि ये बहुलक सीधा सीधा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है आपको 4 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योग का मान कितना होगा। देखिए इसका पहला जो हम लोग क्लास देखे थे, पहला प्रैक्टिस सेट जो लगाए थे, उसमें भी ये सेम सवाल था। मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। तो देखिए ये आंतरिक, सभी आंतरिक कोणों के माप बराबर फॉर्मूला होता है एन, यहाँ से लिख लेना, ठीक है, n-2 और गुना 180 होता है। ठीक है, तो n यहाँ पे मान लेते हैं 14 दिया है, 14 भुजा को हम लोग n बराबर यानी कि भुजा है, तो 14 और यहाँ से जो है -2, ठीक है, और गुना यहाँ से हो जाएगा 180, यानी कि ये 12 और गुना 180 करेंगे, कितना हो जाएगा 2160। इसका राइट आंसर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 2160 डिग्री निकल जाएगा टोटल आपको योग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये भी ध्यान रखना, ये प्रहार बैच का क्लास है। किसका बैच का क्लास है? प्रहार बैच का क्लास है, जो आपको वर्दी दिलाने के लिए आया है और दिला के रहेगा। इसमें बहुत सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है। ये डेली प्रैक्टिस सेट जो अभी लगा रहे हैं, इसका पीडीएफ हम एक दिन पहले रात में ही दे देते हैं बनाने के लिए पेड बैच में। वो जो है बना के अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो अच्छे से प्रश्नों को और समझ रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है आपको इसमें जो है 2 बजे डेली लाइव क्लास होता है। प्रहार बैच में 2 बजे डेली लाइव क्लास आपको यूट्यूब पे होता है, ये भी याद ध्यान रखना। और इसका जो है सोल्यूशन पीडीएफ सारा चीज आपको पेड बैच में मिल जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखना, सिलेबस पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे 9th 10th का एनसीईआरटी, जो कि कोई टीचर अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, सिलेबस पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा रणनीति से पढ़िए, विश्वास दिलाते हैं 100% रिजल्ट होगा। पहला सिलेबस खत्म करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पे आएंगे, फिर बिहार जीके पढ़ाएंगे, फिर हिंदी पढ़ाएंगे, फिर मैथ पढ़ाएंगे, फिर दोस्तों आपको जो है मैराथन क्लास करवाएंगे। A to Z चीज आपको प्रहार बैच में मिलेगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, सारा चीज आपको पेड बैच में होगा। पेड बैच जो नहीं लिए हैं ले सकते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज करके 93 41 54 54 24 10, ये दोस्तों आपका नंबर है। इस पे मैसेज करेंगे कि सर हमको प्रहार बैच चाहिए, तो फिर आपको दोस्तों जो उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, पेमेंट में दोस्तों याद रखना 350 रुपया है। आप लोग जो है मैसेज करेंगे, आप लोग को ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, जो भी दोस्तों आपको दिक्कतें होगा, इस पे आप मैसेज करके दोस्तों पूछ सकते हैं बैच से रिलेटेड कुछ भी बातें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है 50 का क्वेश्चन, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है विकसित देश, लेकिन उसके पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। तो ये दोस्तों देश आपको याद रखना, ये नॉर्वे है। नॉर्वे के पास जो है कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। ठीक है, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो है खनिज, जल, गैस, ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके मिश्रण को जो कहा जाता है, ध्यान रखना, मिट्टी कहते हैं। इसी के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। भारत में मुख्य रूप से मिट्टी जो पाया जाता है 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत की जो है सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, कई बार बताएं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता कब मिला? 1947 में। कब मिला? 1947 में 15 अगस्त। लेकिन ये पूछा है उसके बाद की बात, कि उसके बाद का पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों ये दामोदर हो जाएगा। क्या होगा? ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। पूरा नाम याद रखना, दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था 1948 में किया गया था। और इन्हीं को देखते हुए JL नेहरू ने इसे कहा था भारत माता की मंदिर। क्या कहा था? भारत माता की मंदिर कह के भी पुकारा था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां से नोट करना है, 1948 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? ये ऑप्शन में से बताना है कि मरणोपरांत भारत रत्न जो है किसको इसमें से नहीं मिला है। ठीक है, 53 का राइट आंसर देखेंगे सी हो जाएगा यहाँ से, GK कर्वे।
क्या हो गई है, जीके करबे को दोस्तों जो है मरने से पहले ही आपको मिला है, मरने उपरांत नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। इसका पूरा नाम घोरो केशव करबे है, जो कि 1998 में इसको मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में दोस्तों मरणोपरांत जो है मिला है, और पहला व्यक्ति है जिसे मरणोपरांत दिया गया था। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है। देखिए, लोकसभा रहे चाहे राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे चाहे राज्यसभा रहे, चाहे विधानसभा रहे चाहे विधान परिषद रहे, सभी के लिए कोरम की जो संख्या होता है याद रखना, कुल सदस्य के 1/10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या बताएं, 4 क्वेश्चन बताएं चुपके से, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ये चारों में कोरम की संख्या 1/10 ही होता है, ये यहां से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा दिया यहाँ पे है कि संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे, ये प्रश्न यहाँ पे 55 का राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसमें भी याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, दूसरा बैठक में। दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, उसमें इसे जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसका 56 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये आपका ए होगा दोस्तों, बजट घाटे की तरह, बजट घाटे की तरह। ऑप्शन यहाँ से ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध का एक कारण माना गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा देश इन्होंने किया था, ये आपका जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सॉरी बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे है अलंग। क्या है, अलंग नामक प्रसिद्ध दोस्तों सीप जो है स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ स्थित है। सीप स्क्रैपिंग यार्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ है। अलंग नामक प्रसिद्ध सीप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में। कहाँ होगा, गुजरात। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, मांडू की रानी। क्या है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, ये प्रश्न है। तो ये बाज बहादुर से, ये भी बहुत भी प्रश्न है, ये बाज बहादुर से इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ये बाज बहादुर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। क्या पूछ रहे हैं, नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ब्रुसेल्स हो जाएगा। कहाँ होगा, ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना, नाटो की स्थापना कब हुआ, 1949 में। कब हुआ, 1949 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। ये ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में दोस्तों स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखना। वर्तमान में इसमें अगर पूछे कितने सदस्य देश है, तो टोटल 30 सदस्य देश है, ये सब पॉइंट नोट करना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है। सबसे पुराना दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वीणा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा, वीणा। दोस्तों याद रखना, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि वीणा पर जो है दोस्तों जो है, यानी कि सिक्का वीणा जो है दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, यहां से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछा दिया यहाँ पे है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है। 62 का राइट आंसर बताइए, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी दोस्तों कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा नीली व्हेल। क्या होगा, ये ब्लू व्हेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नीली व्हेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नीली व्हेल। यहां से याद रखना, एक स्तनधारी वर्ग का दोस्तों जानवर है, प्राणी है, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट आंसर होगा। स्तनधारी में जो है, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे को जन्म दिया जाता है, अंडा को नहीं। लेकिन अपवाद में एक है एकेडिना, जो कि अंडा को जन्म देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है कितना। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की जो दूरी है कितना है,
ठीक है, 63 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना। सीधा सीधा पूछ रहा है कि उत्तर और दक्षिण की लंबाई भारत की टोटल कितना है, तो याद रखना ये 32-14 कितना है, 32-14 ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उत्तर दक्षिण में भारत थोड़ा लंबा है और दक्षिण आपको जो है आपका क्या बचा इधर, उत्तर दक्षिण में लंबा हो गया, फिर आपका पूर्व पश्चिम में थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, मतलब ये 2933 होता है। उत्तर आपको जो है याद रखना ये पूर्व पश्चिम में होता है, उत्तर दक्षिण में 32-14 किलोमीटर और पूरा आपको जो है पूर्व पश्चिम में 29-33 किलोमीटर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कौन से परतदार चट्टान बनाता है, इसमें बताइए कौन सा एक परतदार चट्टान बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, ये आपको जो है सी करेक्ट आंसर होगा, ये तलछट की घनीकरण। ठीक है, ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर होगा, तलछट की जो है ये घनीकार, ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी ऑप्शन को, सभी चीज़ों को, सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊँ आपको, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े, दोबारा चीज़ों को ना समझना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए हम समझा के सारा चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, अच्छे से बस देखिए, मैंने बोला है कि प्रहार बैच में आपको जो है 3 घंटा लेके चलना है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों से किसे भेजा था, विदेशों में किसे भेजा था, तो याद रखना अपने पुत्र को भेजा था। ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री जो है भेजा था, जिसका नाम था दोस्तों याद रखना संघमित्रा, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। खास करके इसे श्रीलंका भेजा गया था संघमित्रा को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, विकास की प्रक्रिया में जो है मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है, राइट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर याद रखना ये क्या होगा, ये ऑप्शन 66 का बंदर हो जाएगा। क्या होगा ये बंदर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन के बेस पे जाएंगे तो बंदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर जो है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को जो है निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, IBRD दोस्तों यहाँ पे जो होता है IBRD इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं याद रखना 67 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, इसे विश्व बैंक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्व बैंक बोलते हैं। इसी का स्थापना जो होता है 1944 ईस्वी में होता है, किसके माध्यम से, तो ब्रेडन वुड सम्मेलन। कई बार पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना किसके सम्मेलन के बाद हुआ, तो ब्रेडन वुड सम्मेलन से हुआ, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि ये विधिवत तरीका से अपना कार्य करना 1945 में शुरू किया था, स्थापना 1944 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने जो है जिसने उसको प्रभावित किया था, बताइए कौन थी पत्नी जिसको जो है प्रभावित किया था उसको। ठीक है, ये आपका जो है कारुवाकी, क्या हो गया कारुवाकी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक का संबंध याद रखना जो है बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, हालांकि इसका संबंध मौर्य सम्राट से था। मौर्य सम्राट दोस्तों ये बहुत बड़ा सम्राट था मौर्य वंश का, लेकिन इन्होंने बाद में अपना जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाद में प्रचार प्रसार भी किया, विदेश में भी प्रचार किया, अपने बेटा बेटी को भी भेजा प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि छाए हुए गैस के गोले को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं याद रखना वायुमंडल। इसे ही क्या कहते हैं, वायुमंडल, जो कि आपको गैसों से घिरा हुआ है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, सारा चीज से घिरा हुआ है, इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर संकल्प से तात्पर्य क्या है, क्रीमी लेयर से संकल्प से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना दोस्तों आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था, याद रखना 1789 लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, लुई 16वां के शासनकाल में, पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लुई 16वां के शासन। इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये शब्द पूछे किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। लेट राइटीकरण क्या है, लेट राइटीकरण उत्पन्न होता है दोस्तों ये किस में, लिटरेटीकरण जो दोस्तों उत्पन्न होता है ये किस में होता है, ये प्रश्न यहाँ पे है, तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखना।
आगे यहाँ देखेंगे बिलीबिली का क्या तात्पर्य है, तो बिलीबिली सभी लोगों को पता है क्या है। तो बिलीबिली दोस्तों याद रखना एक जो है ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है। चक्रवात है, पूछा जाता है डायरेक्ट प्रश्न कि बिलीबिली किस देश का चक्रवात है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की जो है सुरक्षा का प्रश्न हो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। कौन सा यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी लगाम लगाई जा सकती है, ध्यान रखना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जब देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था। VVI प्रश्न है, लिख के ले लो, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की जो है पटना यात्रा कब हुआ था, ध्यान रखना ये बी हो जाएगा दोस्तों। ये 22-23 दिसंबर 1921 को आया था प्रिंस ऑफ वेल्स पटना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स, ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है, दिया यहाँ पे है कि प्रकाश का जो है दोस्तों शून्य अवकाश में वेग कितना होता है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, खास करके प्रकाश और ध्वनि ये मिला देता है यहाँ पे। प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, कान खोलकर सुन लो, ढीला नहीं पड़ना है। प्रकाश का चाल किसमें सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में होता है, लेकिन ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, यानी कि जो सतह जितना घनत्व ज्यादा जिसका होगा उसमें उसकी चाल उतनी ज्यादा होगी। समझ गए प्रश्न को। तो प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन ध्वनि की चाल निर्वात में 0 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि आंतों के रोगी, आंत जो होता है, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है। किस किरण का उपयोग करते हैं यहाँ पे, तो याद रखना एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे, यानी कि एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। प्रहार बैच का क्लास कोई मिस मत करना, ये दिलाएगा वर्दी 100%। 2 टाइम में क्लास आता है, एक सुबह 8 बजे, एक आपका दोपहर 2 बजे लाइव क्लास आता है, ठीक है। तो दोनों क्लास को जुड़ के आप अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए डेली रेगुलर बेस पे, ठीक है। ये आपको याद रखना। ये वीडियो कैसा लग रहा है सभी कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दिल से। दोस्तों आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, चिल्लाते हैं, ताकि आपको वर्दी मिल सके, आपका रिजल्ट हो सके, और हम करके रहेंगे, हम आपको दिला के रहेंगे, ये भी वादा करते हैं। चाहे जितना मुझे चिल्लाना पड़े, बताना पड़े, जहां से मटेरियल लाना पड़े, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। 78 का राइट आंसर बताइए, क्या पूछ रहे हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का प्रयोग। दाढ़ी जो बनाते हैं दोस्तों किस दर्पण का, कई बार बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका ए हो जाएगा, ये अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मॉल में जो आप देखते होंगे दोस्तों, जो चेंजिंग रूम जो होता है, ट्रायल रूम जो होता है, उसमें दोस्तों किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है आपको दिखता होगा एक प्रतिबिंब के साथ हजारों प्रतिबिंब दिखता है, अनंत प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। उत्तल दर्पण का प्रयोग याद रखना साइड मिरर के रूप में करते हैं। किसमें, बाइक में, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो करते हैं, ये याद रखना। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का गाड़ी में प्रयोग पूछे किसमें किया जाता है, तो जो है हेडलाइट में किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प, तो देखिए ठोस से सीधा अगर वाष्प की बात कर रहे हैं तो ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ठोस से डायरेक्ट अगर पूछे दोस्तों जो है कौन गैस में बदल जाता है, तो वो कपूर है, नेफ्थलीन है, ठीक है, याद रखना, जो कि ऊर्ध्वपातन के माध्यम से प्रक्रिया से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है कि पौधे व पेड़ का खाना, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 80 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसे ही बोलते हैं दोस्तों फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर डी, यहां से ध्यान रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। देखिए खट्टा फल खास करके जो पाया जाता है, जो कि चर्म रोग से संबंधित जो व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है, याद रखना वो विटामिन सी पाया जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि खट्टे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें दोस्तों सॉरी कौन सा विटामिन पाया जाता है खट्टे आम में, तो याद रखना विटामिन सी। अगर वही प्रश्न आपसे पूछ ले कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पका हुआ आम में विटामिन ए पाया जाता है। समझ गए प्रश्न को, याद रखना ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, एक तत्व जो है एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्या होगा। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं ना, ये 4 आपको दोस्तों हाइड्रोजन में चला जाएगा और ये एक्स आपको इधर खाली बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आपको उल्टा लेके चलना है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सी 99 से पूरी तरह से विभाजित है। तो सीधा सीधा क्या करना है, इसको भाग दे देना। अगर नहीं भाग दे पाएंगे तो आपको दोस्तों क्या करना है, तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी संख्या यहाँ से देखिए क्या दिया है, तो आपको दिया गया है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 83 का राइट आंसर है। सबसे पहले भाग ही दे देना, इजी है ये दोस्तों, भाग दे के आप लोग देखेंगे। और 99 है तो 99 का एक और ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए 99 में अगर देखेंगे तो 11 से विभाजित है 99 और 9 से भी विभाजित है। तो इसमें से अगर दोस्तों याद रखना, इन दोनों इनकी सभी में से जिसका योग अगर 9 और 11 से विभाजित होगा वो 99 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का राइट आंसर दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये 57,717, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए 7 5 12 हो गया, 12 7 कितना हो गया, 12 7 19 हो गया, 12 7 19 1 20 और 20 7 27। देखिए 9 से कट रहा है, 9 3 27, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी है, निकाल सकते हैं वर्गमूल। 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16, ठीक है, और ये 81 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 हो गया, और जोड़ना कितना है, 231 जोड़ना है। इस टोटल का आपका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के 256 पुनः आ जाता है, और 256 किसका वर्गमूल है, तो 16 का वर्गमूल है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 16 आपका राइट आंसर, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कंप्लीट हम पैकेज दे रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, जीके हो, साइंस हो, कुछ भी हो, हम आपको पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं और समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं एक एक मैथ को भी बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, और अब सबको जो है हर एक क्वेश्चन को भी समझाते हुए चलते हैं, और तभी जाके रिजल्ट होगा। आंसर और जब का जो है आंसर बताने से आपको नहीं होता है, थोड़ा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए 3 संख्याएं हैं 2:4:5 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनके वर्गों का योग 1620 है तो संख्या कितना होगा। इसके वर्ग का योग सीधा निकाल दीजिए, 4 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 4 चौके 16 हो गया। इसके वर्ग का योग कर रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं, 5 25 हो गया, और इसी के वर्ग का योग कितना दिया है, तो यहाँ से 1620 दिया। हम यहाँ पे एक बराबर निकाल लेंगे, आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x भी मान के हम लोग बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से बनाएंगे। सबको जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे 45 होगा, कितना होगा, 45 हो जाएगा। और ये 45 बराबर कितना है, तो 16 20 है। अगर यहाँ से हम लोग काटते हैं तो दोस्तों आपको कितना आता है, ये आपको 36 आता है। अब बोल लेंगे सर 36 आता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करा है, इसके वर्ग का योग, मतलब ये वर्ग का योग, तो ये वर्ग का योग 36 आया है, यानी कि x बराबर, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अगर x मान के चलते सभी में, तो x स्क्वायर हो जाता ना, तो यानी कि x बराबर ये आपका 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि वर्ग का योग था, तो यहाँ पे भी तो वर्ग यहाँ से निकला है ना आपको, तो 36 का 6 हो गया। अब क्या करे कि वो संख्या क्या होगा, तो ये 6 से सभी में गुना कर दीजिए, यानी कि 6 दूना 12 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 6 पंच 30 हो गया, तो 6 दूना 12, 6 चौके 24 और 30, 12 24 30 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे अधिक संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 × 9 होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखना, ये सभी बेसिक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 5 × 9 होता है। इसमें 89 से भाग देना दोस्तों, क्या करना, 89 से भाग देना, जो शेषफल आपको बचेगा, शेषफल इसका 52 बचता है, ये 52 को इसमें से घटा देना, ये 52 को जो है घटा देना 5 × 9 में से, तो आपको आ जाएगा 99947, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बना के देखना कॉपी में, कोई ढीलापन नहीं करना, बनाना जरूर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया है और एक छूट के बाद उसे 45 रुपया में बेचा गया,
छूट कितना मिला, कितना प्रतिशत का छूट मिला, तो 60 रुपया अंकित मूल्य है। मान लेते 100 माइनस x प्रतिशत का इसमें क्या मिला, छूट मिला, ठीक है। और बट्टे यहाँ से आपका हो जाएगा 100 बराबर ये 45 रुपया में बेच दिया। भेज दिया कि नहीं भेज दिया, काटिए इसको, 0 और 0 कट गया यहाँ से। अगर यहाँ से काटेंगे तो ये 2 से 3 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, इधर काटिए यहाँ से 3, यहाँ से 15 तिया 45, 15 5 75 हो गया। यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे और ये 100 है, तो 100 अगर दोस्तों यहाँ से घटाएंगे अगर हम लोग 75 में से, तो -25 और यहाँ पे देखिए माइनस x है, x बराबर कितना निकल गया, 25%। 25% की छूट मिल गया उसको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हिंदी का प्रश्न यहाँ पे है, क्या पूछ रहे करे कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यहाँ पे क्या होगा। 88 का राइट आंसर यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, था निर्मल का विलोम यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, तो निर्मल का होता है मलिन, क्या होता है, मलिन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे प्रहार बैच में, घबराइए नहीं आप लोग। वर्तनी वाले दोस्तों यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन यहाँ पे सही वर्तनी में लिखा हुआ है, तो वनस्पति, वनस्पति जो लिखा है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग जो ज्ञात करे कि जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने यहाँ पे, ठीक है। कौन यहाँ की दोस्तों यहाँ चुनना है, देखिए संकेत में दिया 1 2 3 और 4 दिया है, त्रुटि है तो आप बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए, इसमें क्या है, ठीक है। 90 का राइट आंसर अगर देखेंगे तो डी हो जाएगा, यानी कि कई रेलवे यहाँ पे हो गया, कई रेलवे के यहाँ पे जो दिया यही त्रुटि है, कई रेलवे नहीं होगा यहाँ पे, कई रेलवे होगा यहाँ पे, ठीक है, कई रेलवे के यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ से एक ही गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा। कोयल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो कोयल का समानार्थी शब्द कोकिला, स्वर कोकिला जिस प्रकार से बोलते हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि बिहार कृषि प्रोत्साहन जो है नीति की शुरुआत कब होने के, लागू कब हो। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत भिविया है, बहुत भिविया है दोस्तों ये, ठीक है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया, ये कब लागू किया गया, तो ये किया गया सितंबर 2020 में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे सही वर्तनी का चयन करें। प्रहलाद लिखा है यहाँ पे, सही वर्तनी यहाँ से दोस्तों प्रहलाद का जो है ये सी है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या दिया यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। श्याम को रोगी पर डैश आ गया, कोई रोगी है जो श्याम को उस पर क्या आ गया, तो ये दया आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि रेखांकित जो है उसके जगह पे प्रतिस्थापित करना है और कुछ को, ठीक है। उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, इसके जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो ज्ञान है, क्या है, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक दिया है, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू डैश पोल्यूशन, इसका यहाँ से जो अगर राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा 96 का, इंग्लिश का यहाँ से कंट्रोल, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इंग्लिश से कोई घबराएंगे नहीं, रिविजन डेली करते जाएंगे, हम लोग का कोशिश रहेगा कि 10 पूछेगा तो कम से कम 4 को कम से कम सही करें, 4 से 5, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक दिया फिर से एप्रोप्रिएट ऑप्शन में, ठीक है। सी डैश वाई आई हैड नॉट सेंट हर इन्विटेशन, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा क्या होगा, ए हो जाएगा, सी इंक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सैनोनम, क्या है सैनोनम, सैनोनम का मतलब होता है समान अर्थ वाला, जिस प्रकार से हिंदी में समान अर्थ चुनते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में समान चुनना है। एम्पल, एम्पल का यहाँ से दोस्तों समान चुनना है, एम्पल का दोस्तों यहाँ से समान चुनना है, जिसका अर्थ होता है प्रचुर या पर्याप्त, एम्पल का जो होता है प्रचुर या पर्याप्त। इसको हम लोग जो सैनोनम के रूप में देखेंगे, समान अर्थ के रूप में देखेंगे, आपका सफिशिएंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहते हैं कि हम लोग के पास सफिशिएंट है, यानी कि प्रचुर मात्रा में या समान, यानी कि पर्याप्त है वो चीजें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलेक्ट द अंडरलाइन यहाँ पे, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। चलिए पढ़िए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि दिया है द कंडीशन ऑफ द हाउस हैड बीन सो, यहाँ पे जो है डिटेरिएटेड, यहाँ पे जो है फ्रॉम लेक ऑफ मेंटेनेंस दैट नोबडी वांटेड टू परचेस इट, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ से अंडरलाइन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों, हैड सो यहाँ से जो है डिटेरिएट यहाँ से जो है फेड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं एंटोनम, एंटोनम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा दोस्तों होता है, किसका, तो यहाँ से दिया है कि फिस्टी, यहाँ से फिस्टिटियस का दिया है, ठीक है। इसका जो होता है अर्थ क्या होता है, तो बनावटी या मन गढ़ंत, इसका जो अगर हम लोग देखेंगे उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों आपका सी फैक्चुअल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
फैक्चुअल इसका यानी कि तथ्य पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये था दोस्तों आप लोगों का प्रहार बैच का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, फुल प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रहार बैच अभी तक जो नहीं लिया है, प्रहार बैच आप ले लीजिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। ये बोल देते हैं और होगा, इस बैच में आपका सिलेक्शन 100% होगा। जो नहीं लिया अभी तक ले लीजिए। लेने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे 93 41 54 24 10, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, आपको जो है उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप लोग जो है प्रहार बैच ले सकते हैं, नाम जिला लिख के, ठीक है। तो ये दोस्तों क्लास था। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और मन लगा के पढ़िए। 2 क्लास 8 बजे और 2 बजे दोपहर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।